देखो सुनो, अब तक हमने क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है? किन्हीं दो चीजों को साथ रखने की कोशिश करता है ना? ऐसा जरूरी नहीं है फ्रिक्शन किसी चीज को चलने से रोकता है, नहीं, चलने से नहीं रोकता। वो दो चीजों को साथ रखने की कोशिश करता है। क्या करता है? साथ रखने की। समझ में आया नहीं है? आगे जाने से पीछे जाने से ऐसा कुछ नहीं, वो चाहता है कि दो सरफेसेस साथ में रहे। समझ में? अब उसके बाद में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगता है। समझ में? किसी भी चीज पे बैठ के हम देखते हैं तो हम बोलते हैं, मान लो मैं ए पे बैठ के बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ए पे बैठ के बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बी पे ए की वजह से फ्रिक्शन किधर लगेगा ये डिसाइड करता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जिस डायरेक्शन में होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा विद रिस्पेक्ट टू, फ्रिक्शन लगाएगा ए बी के ऊपर। समझ में? उसी डायरेक्शन में ए लगाएगा फ्रिक्शन बी के ऊपर। समझ में? पक्का? हाँ, यही चीज मैंने आपको बताई थी। फ्रिक्शन दो चीजों को साथ रखने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं मूविंग बॉडी पे लगे या स्टैटिक बॉडी पे लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बात करूं तो पहला सबसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई फ्रिक्शन किस बॉडी पे लगेगा। मान लो ऊपर एक अपने ब्लॉक बांध दिया और नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये मान लो ए है और ये बी है। अब तुम सोचो अगर मैं इसको मूव करूंगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा। इसको नीचे वाले को मूव करूंगा तो क्या ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा? सिंपल सी बात। कभी तुम ईंट पे, कभी एक बार तुम देखना ध्यान से, अगर तुम इसको खींचोगे इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी तो चेंज हो, रिलेटिव वेलोसिटी तो आ रही है ना दोनों में एक दूसरे की वजह से, है ना? आ रही है नहीं आ रही? इसकी रिस्पेक्ट में ये इधर मूव कर रहा है और इसकी रिस्पेक्ट में ये इधर मूव कर रहा है। रिस्पेक्ट में भाई नेट वेलोसिटी तो इसकी जीरो है, बट रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस तो आ रही है ना। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा तो इस पे बैठ के देखेगा तो तेरे को लगेगा ये 5 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? समझ में आया? ये तो एफ आर है और ये एफ अप्लाइड है। अगर इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। समझ में आया? अब दूसरी बात आती है कि सर अगर मान लो, ये तो बात हो गई कि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, जरूरी नहीं स्टैटिक बॉडी पे लगेगा या नहीं लगेगा, वो किसी पे भी लग सकता है। बस ये होता है कि वो रिलेटिव मोशन बॉडी में आना नहीं चाहिए, रिलेटिव मोशन आएगा तो वो लगेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है? हाँ, अब जो बात आती है वो आती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। समझ में? क्योंकि हमेशा देखो अगर ये इधर मूव करेगा तो सोच एक बार, ये इधर मैं अगर बात करूं इसी ब्लॉक की बात कर दूं, इस पे फोर्स अप्लाई किया तो किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? उधर। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन वो है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो थीटा कितना आ गया? 180। और वर्क डन वर्क क्या होता है? F डॉट ds, पता होगा इतना तो cos थीटा की वैल्यू क्या है? 180, मतलब नेगेटिव। समझ में आया क्या? पक्का? तो फ्रिक्शन ड्यू टू सॉरी फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स क्या आता है? नेगेटिव आता है। समझ में? अब थोड़ा हमने इसके ऊपर ग्राफ भी बनवा लिया था, आपका बना दिया था ना, काइनेटिक और स्टैटिक का, है ना? तो उसके बाद में आपने ग्राफ बनाया था। उसके बाद में एक दो चीज और देखते हैं, जैसे तुम्हें थोड़ा दिमाग तुम्हारा खुले अच्छे से, तो ऐसे क्वेश्चन लेते हैं 2-3। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 kg का मास है 37 डिग्री के ऊपर, उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। एक मास है जमीन पे 2 kg का रखा हुआ है, कितने kg का? 2 kg का। 37 डिग्री के एंगल पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोब। निकालो, शाबाश। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोब, जल्दी निकालो। ध्यान रहे सभी चीजें फॉलो करनी है प्रॉपर, वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन, सब कुछ। तब तक मैं दूसरा डायग्राम और बना लेता हूं।
जल्दी करो शाबाश। जल्दी करो शाबाश। हाँ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 8। चले देखो एक बार, अगर मेरे पास 20 न्यूटन फोर्स मैंने इधर अप्लाई किया पहली बार, तो ध्यान से देखना mg तो नीचे लग रहा है, ठीक है ना? और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, दैट इज 16, कैलकुलेट कर लिया होगा, और यहाँ 12, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी वो n लगेगी, मैं लिखूंगा n, ये n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20, नीचे 20 है ना, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा? 8। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है तुम्हारी? 8 के बराबर, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। अरे सिंपल सी बात है, ऐसे चलेगा आगे तो पीछे लगेगा। अब पीछे फ्रिक्शन लगेगा, वो लगेगा Fr इज बेसिकली म्यू n। इसका मैंने ये नहीं लिया ना, तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 ले लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 ले लेते हैं, है ना? तो हम बोलेंगे सर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर 0.2 इनटू n। n की वैल्यू कितनी है? 20 या 8? यहां पे ध्यान से देखोगे तो n इक्वल्स टू mg नहीं है, क्या यहां पे n mg के बराबर है? कहां पे? नहीं। ध्यान से देखो एक बार, n प्लस, अरे क्या ये वर्टिकली मूव करेगा? नहीं मूव करेगा ना, ऊपर नीचे। तो मैं बोल दूंगा, ध्यान से देखोगे तो n प्लस 12 मस्ट बी इक्वल्स टू 20। भाई जो ऊपर फोर्स लग रही है, जो नीचे फोर्स लग रही है, बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, सीधा हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो मैं लिखा n प्लस 12 इक्वल्स टू 20, तो n इक्वल्स टू 8। ये होती है फ्रिक्शन फोर्स, इज बेसिकली म्यू n। तो कितना आएगी? 0.2 इनटू 8 कितना आएगी? 4 न्यूटन, हाँ कि ना? अब तुम ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर पीछे की साइड में जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन लग रहा है, आगे की साइड में कितना? 16। तो मैं लिखूंगा 16 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma। 16 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? 4 है ना? m कितना है? 2। a कितना आएगा? निकाल ले, समझ में आ गया? कर लोगे ऐसे ही। इसको देखो, इसमें नॉर्मल रिएक्शन घटी या बढ़ी? घटी है ना, अदरवाइज पहले कितनी आती थी? mg के बराबर, अब अगली बार mg से कम आएंगे। 20 माइनस दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, समझ में आया? अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखोगे तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 16, और इधर कितना आएगा? 12। मतलब अब की बार नीचे की साइड लग रही है, और नीचे की साइड एक क्या लग रहा है? mg, है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n, लगेगा n लगेगा। अब ध्यान से देख, नीचे की साइड में कौन सी फोर्सेस लग रही है? 20 प्लस 12, हाँ कि ना? अरे डायरेक्शन तो नीचे है ना, वो बना ऊपर रखा है पर एरो तो नीचे भाई, इक्वल्स टू n। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी मेरी? 30। इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो आप 0.2 मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है? हमने दिया नहीं था उस टाइम, ध्यान नहीं रहा है। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इधर लग रहा है, क्या ये इसको मूव करवा रहा है? पीछे की साइड फ्रिक्शन लगेगा, वो कितना लग रहा है? म्यू इनटू n, क्या 16 न्यूटन? अरे हाँ कि ना? 16 न्यूटन लग रहा है ना? सोचो एक बार। 6. अरे 0.2 इनटू 32 6.4 6.4 लगेगा। हाँ 0.2 इनटू 30
1.6 सर 4 राइट है 6.4 हाँ 6.4 आएगा ना 6.4 इधर लगेगा उधर कितना लग रहा है कितना लग रहा है 16 न्यूटन ये अरे इधर तो लग रहा है तो आप क्या लिखोगे 16 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू m इनटू a तो 16 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना 6.4 m कितना 2a निकाल लोगे हाँ यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी क्या हमने ये यहाँ पे 1.6 आएगा तो 1.6 ले लेते हैं क्या दिक्कत है तो यहाँ पे 1.6 कर देते हैं यहाँ पे कितना आएगा 14.4 है ना कर लोगे ना कैलकुलेशन मिस्टेक वहीं पे बोल दिया मतलब पूछो किधर किधर अरे पूछ लिया करो कोई दिक्कत नहीं 1.6 है 1.6 ठीक है ना समझ में आया तो ऐसे कैलकुलेशन उसी टाइम पे बोल दिया करो उससे क्या है तुम एक तो अंडर कॉन्फिडेंस मत रखो जो कुछ ना मुंह से बोल दो चाहे वो गलत ठीक है उससे क्या आता है तुम्हें एक तो शर्म खुलती है और दूसरा एक चीजें समझ में नहीं आ रही होती ना तो आदमी को वहीं पे पता लग जाता है और वहीं पे वो क्लियर भी हो जाती है ठीक है ना लोग चाहे कुछ भी बोले उस टाइम पे तुम्हें पर एक आने वाले टाइम में मैं गारंटी ले रहा हूं तुम सबसे ज्यादा इंप्रूव होगे जो ये बीच में जबकि जब भी बोल रहे सर यहाँ पे कुछ गलती लग रही है समझ में क्योंकि उसको सबसे पहली बात तो ये उसको अपने कॉन्सेप्ट पे एक तो कॉन्फिडेंस होगा सबसे बड़ी बात तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर कॉन्फिडेंस है उसने बोला गलत है तो ठीक है वो क्लियर हो गया उसके दिमाग में जो है उसको जो सोचता था वो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को उसने बोला गलत आया तो ठीक है वो ठीक हो गया आज कॉन्सेप्ट पता भी लग गया उसको और कॉन्सेप्ट क्या है दिमाग में कुछ आ रहा है टीचर ही सही होगा मैं तो सही नहीं भाई ये कैलकुलेशन है इसमें कोई भी गलत हो सकता है ठीक है कंपोनेंट कैसे लिया कंपोनेंट कैसे लिया देख f cos जिसके साथ थीटा देखो हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दो बनाया जाता है जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और एक कंपोनेंट हम खुद से डिसाइड करते हैं हम ये देखते हैं कि अपनी कॉमन सेंस से चलेगा किधर चलेगा अगर इधर फोर्स लगेगा तो चलेगा ऐसे तो क्या फिल्मों में देखा होगा ये पत्थर को खींचते रहते हैं बेल से या किसी से रस्से से पकड़ के या किसी को भी तो हमें लगता है कि इधर चलेगा चलेगा तो हमने एक कंपोनेंट इधर ले लिया एक एक्सिस इधर ले लिया और एक एक्सिस इधर उसके परपेंडिकुलर लेंगे सिंपल सी बात f cos 37 उसकी वैल्यू आती है 16 f sin 37 उसकी वैल्यू आती है 12 फिर से बता देता हूं एक बार ट्रायंगल का खेल थीटा इक्वल्स टू 37 अगर ये और ये 90 है तो ये कितना होगा 53 ये साइड छोटी है ये सॉरी ये एंगल छोटा है उसके अपोजिट साइड क्या होगी छोटी होगी हमेशा ये ट्रायंगल बनती है 3 4 5 इसका डबल कर दोगे 6 8 10 इसका डबल कर दोगे 12 16 20 इसका डबल कर दोगे 24 32 और 40 कुछ भी डाटा इनमें से आपको दे सकता है आपको घबराना नहीं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये डाटा कहां से आया है आया तो वहीं से ये 3 4 5 से समझ में आया नहीं यार तो कभी जो है ना वो 40 दे दी 32 हो रहा है कैलकुलेशन अरे कैलकुलेशन कहां पे तू सोच एक बार तू इमेजिन कर तेरा दिमाग वहीं पे जाए समझ में आया नहीं यार ऐसी ट्रायंगल होगी तो इनमें से सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज तो अगर मैं 3 4 5 की बात करूं सबसे बड़ी कौन सी है 5 जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट साइड छोटी होती है जैसे बिल्डिंग बड़ी होती है तो ऊपर नजर करते हैं छोटी होती तो नीचे करते हैं तो परपेंडिकुलर बिल्डिंग की हाइट बड़ी तो एंगल बड़ा किया ना समझ में आया ना अरे इतना तो पता होगा एंगल ऑफ एलिवेशन तुमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में वो पतंग देख रहा है वो ये देख रहा है वो देख रहा है लड़की देख रहा है लड़का देख रहा है हां कि ना हां तो अगर जितना थीटा बड़ा होगा क्या बिल्डिंग की हाइट बड़ी होगी तो मैं बोल दूंगा जितना थीटा बड़ा क्या साइड बड़ी तो थीटा छोटा है 57 और 37 और 53 में है बड़ा ये छोटा है 37 इज स्मॉलर है ना 37 छोटा है तो यहां इसके अपोजिट साइड क्या होगी छोटी 3 और 4 में छोटा कौन है 3 53 बड़ा है अपोजिट साइड क्या होगी समझ में आया अब ये 20 है 20 का लिखेगा यहां पे 20 cos 37 इधर लिखेगा 20 sin
इस ट्रायंगल में से साइन की वैल्यू पुट करेगा, इस ट्रायंगल में से कोस की वैल्यू पुट करेगा, तो ये 16 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, पक्का? चले जल्दी उसको पोज कर ले, वरना गुजर टाइम खराब हो जाएगा। देखो तो आगे चलते हैं आप। अब एक क्वेश्चन आता है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो आज तक तुम कहीं पे भी जाओगे तुमसे पूछा जाएगा अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये तुम्हारे नोट्स में आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो पता नहीं भाई कौन टीचर जो लिखवाए करवाएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और मैक्सिमम मतलब बताते हैं चीज है ना, ये क्वेश्चन करवाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या होता है कि पूछा जाता है कि एक ग्लोब है हमारे पास जिसका मास m है, वो एक सरफेस पे रखा हुआ है। एक ग्लोब है जिसका मास m है और सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। ठीक है, तो उस पे बोलेगा कि आप मिनिमम फोर्स बताओ कितनी लगाएं सो दैट दिस ग्लोब विल मूव। मिनिमम फोर्स कितनी लगाएं सो दैट दिस ग्लोब विल मूव। कोई भी एंगल डिसाइड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी बताओ। मान लो मैं अगर f मान लू, ये मान लो, कई तो सोच रहे हैं कि सर जो f होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन f अप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, है ना? ये कह रहा ना, जरूरी थोड़ी है। तुम ध्यान से देखो, तुम क्या फ्रिक्शन फोर्स को भी घटा सकते हो? इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुमने एक में घटाया भी था। कैसे? नॉर्मल रिएक्शन को घटा के। जब तुमने ऐसे फोर्स लगाया था एंगल पे तो नॉर्मल रिएक्शन घट गया था ना, 20 से 8 हो गया था। अरे हो गया था ना? और यहाँ पे मिनिमम फोर्स पूछिए, मिनिमम फोर्स। तो कैसे ना कैसे अगर तुम फ्रिक्शन को घटा दोगे तो तुम्हारी फोर्स मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन घट गया। मान लो फ्रिक्शन 8 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन मान लो 8 न्यूटन हो गया, पहले 20 न्यूटन लग रहा था मान लो, तो मैं बोल सकता हूं कि अब मेरी फ्रिक्शन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ग्लोब वो घट गई, और हमें मिनिमम फोर्स निकालनी है। क्या निकालनी? मिनिमम फोर्स। तो जरूरी नहीं है कि हम इधर ही फोर्स लगाएं, किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पे लगा सकते हो। तो हम इस एंगल पे लगाएंगे फोर्स F, सो दैट आवर नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज। समझ में? आवर नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज F cos थीटा। ये गलत है, याद रखना। जब तुम्हें बोल दे कि हॉरिजॉन्टली कितनी फोर्स लगाए तब ये क्वेश्चन ठीक है कि हॉरिजॉन्टली कितनी लगाए। बट अब तो तुम्हारे ऊपर डिसाइड है ना कि तुम कौन सा एंगल पे डिसाइड करो, किसके अलोंग लगाओगे, कितने एंगल पे लगाओगे हॉरिजॉन्टल के साथ। दिस इज F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा। तो तुम बोलोगे सर हमारा F cos थीटा should be greater than F sin, sorry F cos theta should be greater than friction force, है ना? अरे हाँ कि ना? F cos थीटा बड़ा होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स से अपने आप चलने लग जाएगा। समझ में आया क्या? अब इसमें तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालने पड़ेगा। निकालो नॉर्मल रिएक्शन, निकालो कितनी है। शाबाश, इक्वेट करके निकाल अंग्रेजी मतलब जल्दी लो, शाबाश करो। करो शाबाश। हाँ, mg minus f sin theta, mg minus f sin theta, f sin theta इक्वल्स टू n है ना? हाँ तो तुमने क्या किया होगा, तुमने बोला होगा सर mg तो इधर लग रहा है, f sin थीटा उधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी उधर लगेगा। तो तुम क्या बोलोगे सर ये वर्टिकली और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोशन क्या है? 0। तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है और नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो बराबर होनी चाहिए। तो लिखोगे n plus f sin theta must be equals to mg. It implies n is equals to mg minus f sin theta, है ना?
तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है? mg माइनस एफ साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया? आया ना? पक्का? तो तुम लिखोगे अब एफ कोस थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि मिनिमम फोर्स सर हमारा एफ कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन थोड़ी निकलवाया, एक्सेलरेशन निकलवाता तो वो इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। कौन सी? एफ कोस थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। ये कब निकालते हैं? जब एक्सेलरेशन निकालना होता है ना? अब तो हमें सिर्फ केवल फोर्स पूछी गई है कि कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए, तो वही है कल मिला था। एफ कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। समझ में आया नहीं? अब क्या करते हैं कि ये सब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, थोड़ा इक्वल्स टू तो वैसे यूज कर लिया जाता है, हालांकि ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है कि सर उस टाइम पे हमारी बॉडी चल रही थी या रुकी हुई थी। चल रही होगी तो नेट फोर्स 0 तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी अगर हमारी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर है। और रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पे रहेगी, तो इसलिए इक्वल्स टू का निशान यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना? तो मैंने लिख दिया f cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg माइनस f sin थीटा, ठीक है? अब इसको लिखते रहते हैं f cos थीटा म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा, ठीक है ना? समझ में आया क्या? अब इसको इधर ले आओ, म्यू f sin थीटा को, तो क्या लिखोगे? f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। f को कॉमन ले लिया दोनों से, ले लिया नहीं ले लिया? ले लिया। इधर क्या आएगा? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg। तो तुम f निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? म्यू mg डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा प्लस म्यू। समझ में? पक्का? अब आपने जब ये निकाल लिया f शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब एक बात दिमाग में आती कि सर ये तो आपने फोर्स लगा दिया, इतना मिनिमम होना चाहिए, एंगल क्या लेंगे? ये तो फोर्स है किसी भी एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा, एंगल कितना होना चाहिए? tan b upon वो आएगा, टेंशन मत ले। एंगल कितना होना चाहिए? एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा है बट तुम्हें समझ में आएगा, देखना एक बार ध्यान से। अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल मान लूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है? उसका एक एंगल अल्फा है और एक थीटा है, एक अल्फा है और एक थीटा है। जब ऐसी टर्म आती है और इसको एक सिंगल कोस या साइन में लिखते हैं, ऐसी टर्म आ जाए तुम्हारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ऐसी फॉर्मेशन में आ जाए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की फॉर्मेशन में आ जाए, तो a तुम्हारा बेस होगा और b तुम्हारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। एक राइट ट्रायंगल का जिसमें देखना, एक बार सोचना और समझना इस चीज को। a तुम्हारा क्या होगा? बेस, और b तुम्हारा परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? ऐसे ट्रायंगल बनेगी और जिसमें a तुम्हारा बेस होगा, b तुम्हारा परपेंडिकुलर, ठीक है? तो इसमें इन दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता है, 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, डिवाइड कर दिया जाता है दोनों को और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समझ में? तो हम लिख देते हैं f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है? उधर लिख देते हैं cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? अब जब ये ऐसी
हमारे पास टर्म बनती है, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा डेटा है हमारे पास, ठीक है, पूरा डेटा है। अगर तुम देखोगे ध्यान से, अगर तुम देखोगे ध्यान से, देख रहे हैं एक बार, अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको म्यू ले लूं, तो क्या ये अंडर रूट 1 प्लस म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बाय, देखो ध्यान से, कलर पेन यूज करो, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्या ये हमारा साइन अल्फा बन जाएगा, बन जाएगा। और म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्या ये कोस अल्फा बन जाएगा। यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू देखो, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कोस अल्फा की वैल्यू म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आया? तो आप लिख दोगे that should be greater than, f should be greater than equals to mu mg upon अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्या ये साइन एक कोस, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस कोस थीटा, कोस अल्फा साइन थीटा है, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस कोस अल्फा, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आगे नहीं आ गया। अब बात आती है कि सर हमारा एफ मिनिमम कब होगा, क्या ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्या ये वेरिएबल। हम बोलेंगे जब हमारा साइन अल्फा प्लस थीटा मैक्सिमम होगा तब हमारा एफ मिनिमम होगा। जब ये एफ इक्वल्स टू एफ मिनिमम इफ एंड ओनली इफ साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम। हाँ कि ना, साइन अल्फा प्लस थीटा मैक्सिमम होगा तो ये टर्म घट जाएगी, तो ये मिनिमम हो जाएगा। हाँ। तो हम बोलेंगे ये कब मैक्सिमम होगा, साइन अल्फा प्लस थीटा। मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है साइन थीटा, साइन किसी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है बताओ। मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम +1 होती है, होती है ना। तो मैक्सिमम क्या होती है, +1। तो साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी, 1 पुट कर दो, f इक्वल्स टू f मिनिमम आ जाएगा। समझ में आया क्या, दैट इज ग्रेटर देन म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इनटू 1। हाँ कि ना, हाँ ये समझ में नहीं आया। देख तू इस ट्रायंगल को देख, इसको पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से। मैंने बोला हम इसको मान लेते हैं a, अब देखो हम इसको मान लेते हैं कि जो कोस थीटा का कोएफिशिएंट है उसको a, तो इसका कोस थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 1, साइन थीटा का क्या है b। समझ में आया? तो उसको एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में लिख देते हैं। किसके फॉर्मेट में, ट्रायंगल फॉर्मेट में। ध्यान से देखो, a और b, ठीक है, a और b, तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देख, क्या इनके दोनों के साथ इंडिविजुअली लिखेंगे नीचे, तो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है इस ट्रायंगल से देखो, साइन अल्फा, और म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू बेस अपॉन अंडर। आगे समझ कंप्लीट, छाप दोगे। तो मिनिमम जो फोर्स होगी वो ये आएगी जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि वो जो आप पहले सोचते थे। समझ में आया? अभी लिखो जल्दी से, फिर देखो अब ध्यान से, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड थीटा कोरस्पोंडिंग टू द फोर्स अप्लाइड इज मिनिमम। फाइंड थीटा कोरस्पोंडिंग टू द फोर्स अप्लाइड टू मूव दैट ब्लॉक इज मिनिमम। तो थीटा निकालोगे तुम, भाई किसी ना किसी थीटा के कोरस्पोंडिंग ये फोर्स मिनिमम आए ना, वो थीटा कौन सा है, वो वाला थीटा है। वो थीटा कौन सा है, ये वाला थीटा है। और ये थीटा किसके बराबर है, ध्यान से देखोगे तो तुम लिखोगे tan थीटा, सॉरी tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा है, ये तो अल्फा है। तो तुम्हें थीटा निकालना है किस एंगल पे लगाऊं मैं फोर्स, तो तुम क्या करोगे, इस ट्रायंगल से tan थीटा निकाल लो। tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है इस ट्रायंगल से, थीटा की अल्फा की नहीं,
tan थीटा की तरफ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बताओ। tan थीटा यू म्यू अपॉन 1। म्यू अरे भाई ये थीटा tan ये थीटा है ना, इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा ना। अल्फा लेता तो ये परपेंडिकुलर होता, थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। तो म्यू अपॉन 1 देन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, टेंजेंट इनवर्स म्यू। समझ में आया? इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, दो रिजल्ट है, ठीक है। छाप दो इनकी और मैं मिटाता हूं, आगे चलते हैं। अब देखो दो ब्लॉक लेते हैं, टू ब्लॉक सिस्टम करते हैं। अब बिल्कुल वही, आ जाओ आराम से। 2 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, इसके और इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 है, ठीक है। ये मास लाइट है, शायद इसका है, कर देते हैं वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका लाइट कर देते हैं क्योंकि ये मास हैवी है। ये 0.1 कर लो, ये 0.4 कर लो, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा, नीचे वाले ब्लॉक को मूव करूंगा ना, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा, है पक्का। अरे आगे लगेगा, आगे लगेगा। वो क्या चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों साथ रहे या दूर दूर? साथ। जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, नहीं तू भी इधर चल। पर एक हाँ चलेंगे तो साथ। समझ में? अब ध्यान से देखना और समझना, पहले बताना कब तक साथ साथ चलेंगे। क्या पहले इस पे फोर्स लगा तो ये चलने की कोशिश करने लगा, तो ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की साइड में। बोलेगा भाई तू भी चल, है ना। अरे तभी तो हम, जैसे मान लो उस पे कभी तुम मेट्रो वगैरह में बैठे